जिस तरह इन्फ्लेशन पे आपका एक ट्वीट आता है, प्राइम मिनिस्टर भी फौरन कर देते हैं, फिर बाकी भी अभी रिसेंटली करंट अकाउंट सरप्लस का आपने किया, फौरन प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या दिया। तो ये मुझे लगता है कि कई दफ़ा सिलेक्टिवली आप मईशत के ऊपर जो है ना ये कर देते हैं, तो वो पिक एंड चूज़ किया जाता, चेरी पिकिंग होती है। तो मैं भी कुछ चेरी पिकिंग करके थोड़े से आपको अपने कंसर्न्स बता देता हूँ कि नेगेटिव चेरी पिकिंग भी हो सकती है इकोनॉमी के हवाले से। तो इनलाइटेड मी कि इफ़ आई एम रॉन्ग, पहली ये कि जनरली गवर्नमेंट का ये आ रहे हैं 2% ग्रोथ का, और ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आई है स्टेट बैंक की, इसके अंदर भी इन्होंने 2% का कहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनाब ये 34% डिप आई है जो कॉटन की, उसका इस 2% पे असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरा मुझे लगता है, और हफीज़ पाशा साहब को भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी इसी का कंफर्म किया कि मिनिमम जो है इसका ग्रोथ के ऊपर 0.5 0.5% ऑन जीडीपी तो सिर्फ कॉटन की इस क्रॉप का पड़ जाएगा। दूसरा, बजट डेफिसिट जो है आपका, ये पिछले 5 महीने में जो 22% इंक्रीज जो थी, इस दफ़ा 22% जो है ना पिछले 5 महीने में उसकी इंक्रीज बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले में। करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने ट्वीट तो कर दी, अब वो उतने ही मैग्नीट्यूड का उसका डिप आ गया है, वो नीचे चला गया है, डेफिसिट में चला गया दिसंबर में। रेमिटेंसेस बहुत अच्छी बात थी, पिछले साल 2 सालों में $8 बिलियन बढ़ गए और इस दफ़ा भी बड़े अच्छे आ रहे थे, मगर अब दिसंबर में थोड़ी सी डिप आनी शुरू हो गई है कि 16 पिछले 5 महीने में जो उसकी ग्रोथ चल रही थी उसका 27% कम हो गया है। और सबसे डेंजरस बात यह कि मिडल ईस्ट में जो 58% है, 4% सिर्फ वो जो ग्रोथ हो रही थी स्लो डाउन उसके अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। 3-4 चीजें कर दी है, मगर आज मौका मिला, मैंने कहा पूछ लो सारे सवाल। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। आपने कॉटन की बात की और रेमिटेंस की बात की, मैं बीच में जरा सी आवाज डिस्टॉर्ट हुई थी, यही दो चीजें। पहले सबसे मैंने की ग्रोथ की कि 2% जो कह रहे हैं आप, तो कॉटन की 34% के बाद कितना उस पर इम्पैक्ट ग्रोथ पे आएगा? अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि पहले सबसे पहले लेते हैं लार्ज स्केल जो फार्मिंग है, जो मेजर क्रॉप्स जिनको कहा जाता है। वो हमारे पास 5 इस वक्त बड़ी फसलें हैं। गंदम है, चावल है, गन्ना है, कपास है और मकई है। इसमें से गंदम तो अभी इस साल के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वो हमारे पास मई तक आएंगे रिजल्ट्स। बाकी 4 के रिजल्ट्स मोरलेस हमारे पास कम से कम प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ गए हैं। उन 4 में से कॉटन की वाकई में बहुत खराब फसल हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कॉटन का, खासतौर पर सिंध के अंदर नुकसान हुआ है, और उसका डेफिनेटली ग्रोथ के ऊपर मंफी असर आएगा, इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जो बाकी 3 बड़ी क्रॉप्स हैं उसमें एक में 9%, एक में 10% और एक में 12% इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत, जो एक्सेप्शनली ज्यादा इजाफा है। गन्ना भी जबरदस्त हुआ है, चावल भी जबरदस्त हुआ है और मकई भी जबरदस्त हुई है। सो ओवरऑल लार्ज स्केल जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके अंदर हमें ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड नजर आता है। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल तो कॉटन सबसे बड़ी है आपकी, तो कॉटन में 34% डिप के बाद बाकी लार्ज स्केल। नहीं सर, सबसे बड़ी कॉटन नहीं है। कॉटन का इंपैक्ट वो जो पूरा कैलकुलेट करते हैं ना, वो डाउनस्ट्रीम उसकी वैल्यूएशन से करते हैं, लेकिन वो इंपोर्ट से, इट्स ओनली द क्रॉप इटसेल्फ व्हिच विल मैटर, बट इट्स अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, ग्रोथ के ऊपर जो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, जो अभी तक किसी मॉडल में नहीं था, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था सिवाय हम जैसे 4 लोगों के, कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ नजर आई है। 14.5% ग्रोथ जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पिछले महीने के अंदर नजर आई है। क्यूमुलेटिव 5 महीने के अंदर 7.5% ग्रोथ हो गई है। एक्सपोर्ट की ग्रोथ एक्सेलरेट करती जा रही है। सो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, और ये 2% से आपको ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखती है। आखिरी चीज जो आपने रेमिटेंस की बात की थी, रेमिटेंस के अंदर जो बजट डेफिसिट 25% इंक्रीज द लास्ट 5 मंथ्स। सर, उसके अंदर पहले जो 6 माह गुजरे हैं, इस 6 माह के अंदर आपका जो प्राइमरी सरप्लस है वो 0.6% है, और आपको पता है कि ये 15-16 साल के बाद हो रहा है कि हम सरप्लस रन कर रहे हैं। नहीं, इस महीने में सरप्लस जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट का, मैं कह रहा था दिसंबर में आपने उसका क्रेडिट तो ले लिया, दिसंबर में उतना ही बड़ा डिप आ गया है।
नहीं उतना वो डिप आने के बाद उस डिप को शामिल करने के बावजूद पहले 6 माह के अंदर 1.1 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस है। बट मैं फिस्कल की बता रहा था आपको, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा आया है। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया कि यार इंटरेस्ट रेट तो डिप कर गए थे, अभी तक ये नजर क्यों नहीं आ रहा। तो उसको वजह ये बनी कि जो हमारी पेमेंट्स होती है इंटरेस्ट की भी, वो उसकी अकाउंटिंग जो है वो कैश बेसिस पे होती है बजाय कि एक्रूअल बेसिस पे। तो ये पिछले साल के महंगे टी बिल इशू हो रहे थे, वो जो मेच्योर हो रहे हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स अभी हो रही है। जो सेकंड हाफ आएगा आपका, वो कम इंटरेस्ट के ऊपर इशू किए हुए टी बिल्स के नंबर्स होंगे और आपको ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी नीचे आती हुई नजर आएगी। तो फिस्कल डेफिसिट भी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। पॉजिटिव इन द सेंस कि बेहतरी नजर आ रही है बनिस्बत जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। रेमिटेंसेस की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हुई है और फ्रैंकली जिस लेवल की ग्रोथ हो रही थी आमिर, ये मैं नहीं क्लेम कर सकता कि हमने ये अल्लाह की आपके ऊपर रहमत थी, इसमें आपका कसूर कोई नहीं था। अल्लाह की नहीं हमारे अच्छे डिसीजन थे बिकॉज अपने हमने कोविड एंड अल्लाह की रहमत नहीं, उसमें कोई शक। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अच्छे फैसले भी किए गए थे, लेकिन हम नहीं क्लेम कर सकते कि हम पहले ये फोरकास्ट कर सकते थे कि इतनी स्ट्रांग ग्रोथ आएगी। इंसेंटिव हमने इंप्रूव किए थे, इसी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग पर क्रैकडाउन है उसका इंपैक्ट है, लेकिन एक्सेप्शनल ग्रोथ आई। अब वो मॉडरेट होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल जो लेवल की ग्रोथ हमारे पास आई है साल के अंदर, पॉसिबल ये लगता है कि $4 बिलियन तक शायद इजाफा नजर आ जाए आपको बनिस्बत पिछले साल के। अच्छा, लास्टली मैं इस पे आ जाऊं आपके कि एनर्जी के अंदर कुछ 7-8 क्राइसिस हो चुके हैं। हर साल लोड शेडिंग बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है, अब 2.5 साल हो गए हैं। और फिर ये रिपोर्ट्स आती हैं, शुगर की आती है, फिर ऑयल की आई जिसका आप भी हिस्सा हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से लगता है कि रिपोर्टें आती हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इंक्वायरियाँ करवाते हैं, मगर उसके बाद एक्शन नहीं होता, किसी को निकाला नहीं जाता। एनर्जी के इतने ज़्यादा लैप्सेस के बाद, इतनी नालायकियों के बाद आज तक ना कोई सेक्रेटरी साहब को कुछ हुआ, ना वजीर साहब को, ना स्पेशल असिस्टेंट को। ये क्यों है? अच्छा सर, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई इस दफा, वो आपको पता है जून के अंदर, और जैसे आपने खुद पहले बिल्कुल दुरुस्त बात की थी कि एक गैर मामूली मूवमेंट नजर आई हमें ऑयल प्राइसेस के अंदर। पहले प्राइसेस क्रैश की, हिस्टोरिक लोज पे चली गई, और उसके बाद एकदम से विप्लैश करके वो प्राइसेस वापस आई, और उसकी वजह से एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। सिर्फ जून के महीने के अंदर 26 रुपए फी लीटर, पहले वो गिरी प्राइस को 25 रुपए, फिर 26 रुपए बढ़ी प्राइस। तो वहां पे तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे। आज से कोई 3-4 साल पहले आपको याद होगा, यहाँ पे पेट्रोल की लाइनें लग गई थी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म था सर्दियों के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्यूज कर रही थी कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आपके दौर में भी एक दफा हुआ, आपके दौर में भी फिर दोबारा अगले साल हुआ। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि सर वो सुन तो लें कि हुआ क्या। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर जिनके वक्त में ये हुआ था, मुस्लिम लीग नून ने उनको वजीर आजम बना दिया। तो आप कहते हैं फायर क्यों नहीं किया, उन्होंने तो वजीर आजम बना दिया था। देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट की सिफारिशात मुरतब करके वजीर आजम को दे दी हैं। उन्होंने कुछ मजीद सवालात वो चेक करा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, और जब वो मुनासिब समझेंगे उसके ऊपर एक्शन भी ले लेंगे। नहीं, वो मुझे ये लगता है, वैसे तो उस रिपोर्ट में क्लियरली अदालत ने, वो जो कमीशन ने जो रिकमेंड किया हुआ था, कुछ लोग हेड शुड बी रोल्ड, तो प्राइम मिनिस्टर के जाके लगता है कि वहाँ हाथ पांव की बेबसी सी नजर आती है कि वो डरते हैं। गवर्नमेंट की दहशत नहीं है किसी ब्यूरोक्रेट पे या किसी पे भी, क्योंकि 2.5 साल में माशाल्लाह इतनी बर्दाश्त है आपकी कि इतने क्राइसिस होते हैं मगर किसी को निकाला नहीं जाता, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। ये भी जरा चेक कराएं। आज आप अच्छे सहाफी हैं, आपके पास ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज हैं, आप जरा चेक कराएं। मेरे ख्याल में 2.5 साल में जितने इमरान खान ने वजीर फायर किए ना, गवर्नमेंट ने अपना कौन सा वजीर निकाला है? और सर पे वजीर को निकाला, कितने वजीर इस वक्त अपने कलमदान से लिए जा चुके हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में तरक्कियां हुई हैं। स्वाति साहब को रेलवे की तरक्की दे दी, छोटी मिनिस्ट्री से तरक्की देकर रेलवे बना दिया। ये क्या? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि बशमूल असद उमर के, ये तो ये आप कैसे असद उमर साहब खुद जिद कर गए थे कि मैंने घर जाना है। असद उमर की एक्सेप्शन है। लास्टली, ये आपने भी बड़ी तकरीरें की, प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि जनाब ये बल्दियाती उसके ऊपर का काम है, डेवलपमेंट फंड्स का, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जज फाइज साहब ने भी इस पे बुलवा लिया है। तो ये क्यों, ये सेनेट के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या ये क्या, क्यों कर रहे हैं?
नहीं तो सेनेट इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस वक्त सूरत हमें तो हाल ये लगता है है कि कि रिश्वत दी लोकल जा रही है लोगों को, खरीदो फरोख्त का सिलसिला और क्या है। सर हमें ये अभी ये जो हमारी जो असेंबली के अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो अभी टेस्ट हुई थी दिसंबर में फैटफ के बिल के ऊपर। जॉइंट सेशन जहां पे क्लियर मेजोरिटी थी ऑपोजिशन की, वहां पे भी हमने बिल पास करवा के दिए, वो परेशानी नहीं थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है नहीं, इस वक्त लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने, तो डेवलपमेंट के लिए तो कौन रोकता है आपको करवाई लोकल जाती है। बॉडीज के इलेक्शन करवाने पे? करवाने चाहिए सर, बिल्कुल करवाने चाहिए। मैंने सिर्फ ये रोका हुआ ये था, हमने रिकमेंड ये किया था, हमसे पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन ने एनसीओसी से पूछा था, तो हमने कहा था कि जरा 1-1.5 महीने रुक जाएं, उसके बाद फैसला कर लें। ये नीचे आनी शुरू हुई है जो कोरोना के केसेस हैं, वो बेहतरी नजर आनी शुरू हुई है। अगर वो कंसोलिडेट हो जाए तो उसके बाद शेड्यूल अनाउंस कर दें, मगर इखलाकी तो तौर इंशाल्लाह ताला पे इलेक्शन होंगे सर। मगर इखलाकी तौर पे आप समझते हैं कि ये आपको पता ही है कि वो कोई सिस्टम वहाँ पे जिस तरह का है ऑलरेडी, कोई आपके ज़िलों से सूबों से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, वही जो पहले निज़ाम चलता था कमीशन का वो भी चल रहा है, और सबको पता है कि इस दफ़ा भी जो है ना इसमें से वैसे कट ही उसी चलेगा। तरह पैसे खाए जाएंगे, कमीशन खाई जाएगी। पर कोई लगता है आपको कि इस दफ़ा कोई आप डिफरेंटली करेंगे? तब्दीली सर जो निजाम जो है, उस निजाम में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर जरूर इसका मतलब कोई इंतजामिया इन्वॉल्व होगी, बिकॉज पैसा कोई एमएनए के पास थोड़ी जाता है। एमएनए सिर्फ स्कीम्स आइडेंटिफाई करके ये नून प्रपोज लीग करते वाले भी हैं। यही कहते थे कि आइडेंटिफाई नहीं, मगर एवरीबडी मैं नोज वही कि बोल रहा वो हूं ना, पहले ही रिग्ड होता है। इट इज पॉसिबल कि वो हो सके कि उसके अंदर बिल्कुल देयरफॉर ज्यादा रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत होनी चाहिए। और आई एम श्योर आपकी भी नजर इसके ऊपर होगी, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको आप भी जरूर उसको हाईलाइट करेंगे। नजर है तो ये कह रहा है